जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। वंस अगेन वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस। ये ध्यान रखें, सवाल को पढ़ें। सवाल क्या है हमारा? सवाल है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग ग्लोबल इश्यूज इन स्कूल्स फॉर फॉस्टरिंग वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस, विश्व शांति के लिए स्कूलों में वैश्विक मुद्दों को पढ़ाने का क्या महत्व है? क्या महत्व है? टू प्रमोट नेशनल प्राइड एंड पैट्रियटिज्म, to enhance student understanding of global interdependence and challenge, to focus solely on economic globalization। ठीक है कि भाई आर्थिक वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, या टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट। क्या आंसर होगा? सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका? इसका आंसर ये होना, उत्तर ये होना चाहिए कि हम स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस एंड चैलेंजेस की, वैश्विक निर्भरता, चुनौतियों की समझ को बढ़ाने के लिए। चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन बी जो है बेटे, बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। जब हम ग्लोबल इश्यूज को विद्यालयों में पढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है, विश्व शांति के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि छात्रों की वैश्विक आत्मनिर्भरता और मानवता का प्रयोग करने वाली जितनी भी जटिल चुनौतियां होंगी उनकी समझ को बढ़ा रहा है ये, ठीक है। सहानुभूति को प्रोत्साहित कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ा रहा है, सहयोगात्मक समस्या समाधान, जिसको हम कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो शांति और सहयोग का जो महत्व है उसकी सराहना करने में भी मदद करेगा, लेकिन सही उत्तर हमारा बी होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर आ जाओ। इन व्हाट वे कैन लैंग्वेज लर्निंग कंट्रीब्यूट टू इंटरनेशनलाइजेशन एंड वर्ल्ड पीस। भाषा सीखना अंतरराष्ट्रीयकरण और विश्व शांति में किस प्रकार योगदान दे सकता है? कंप्यूटेशनल गणना कौशल को बढ़ाएगा भाषा सीखना। थ्रू प्रमोटिंग कल्चरल इंपीरियलिज्म, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा देकर। कल्चरल प्लूरलिज्म और इंपीरियलिज्म, अगर होता कल्चरल प्लूरलिज्म तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाता, लेकिन इंपीरियलिज्म नहीं होगा बेटे। बाय फैसिलिटेटिंग क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू फोकसिंग ऑन लिंग्विस्टिक प्योरिटी एंड प्रिजर्वेशन। मुझे आंसर चाहिए आपसे। ये है क्वेश्चन नंबर 22। तीनों का सही है, ये उत्तर होगा बेटा, ये आंसर होगा, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग very significantly contribute to internationalization and world peace because it facilitate cross-cultural communication and cross-cultural understanding. It break down the barriers between people from different cultures, promoting empathy, ठीक है, mutual respect, ability to collaborate on global challenges. तो more peaceful and more interconnected education की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए। What role international education exchanges play in promoting world peace? देखिए, अधिकतर यूनिवर्सिटीज में विदेशों की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यहां आते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे बाहर जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्रॉस कल्चरल या इंटरनेशनल एजुकेशनल एक्सचेंज। हर यूनिवर्सिटी में व्यवस्था नहीं है, ठीक है, लेकिन होनी चाहिए भाई, ठीक है। किस लिए? to increase trade and economic ties, to enhance technological collaboration, to promote mutual understanding and respect among diverse cultures, to focus on global sports competition। क्या आंसर हो जाएगा इसका भी? इसका भी सी उत्तर होगा, ठीक है, कि भाई हम to promote mutual understanding and respect for diverse cultures, विविध संस्कृतियों के बीच की समझ, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए। ये जो एक्सचेंजेस है ना, ये अलाउ करते हैं पार्टिसिपेंट्स को टू एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स फर्स्ट हैंड। हम पढ़ के भी तो फ्रांस के बारे में जान सकते हैं ना, यूके के बारे में जानते हैं, कनाडा के बारे में पढ़ के भी तो जान सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट जब जाता है तो उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है संस्कृति का। उससे जो स्टीरियोटाइपिंग होती है वो टूटती है।
जो प्रिजुडाइसिस, जो पूर्वाग्रह बने हुए होते हैं वो टूटते हैं और ब्रिज बनता है कोलैबोरेशन का। कोलैबोरेशन यकीन मानिए इस पूरी आने वाली सदी, ये पूरी सदी, ये साल और आने वाले 10 साल 5 साल कोलैबोरेशन के ही हैं। ठीक है, कोलैबोरेशन ही है जो कंट्रीब्यूट करेगा मोर पीसफुल ग्लोबल कम्युनिटी। ठीक है श्रीमन जी, चलिए नेक्स्ट पर आइए। व्हाट फैक्टर्स आर कंसीडर्ड प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ सोशल चेंज? सामाजिक परिवर्तन के प्राथमिक चालकों के रूप में किन कारकों को माना जाता है? इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड मिलिट्री पावर, आर्थिक नीतियां, सैन्य शक्ति, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कल्चरल इनोवेशंस, तकनीकी उन्नति, सांस्कृतिक नवाचार, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड रिलीजियस बिलीफ्स, राजनीतिक विचारधाराएं और धार्मिक विश्वास, एनवायरमेंटल चेंजेस एंड ग्लोबल वार्मिंग। बताएं, आप बताएं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कल्चरल इनोवेशंस, तकनीकी उन्नति और सांस्कृतिक नवाचार, प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ सोशल चेंज। ठीक है जी। मॉडर्नाइजेशन, हाउ सोसाइटीज फंक्शन, हाउ सोसाइटी कम्युनिकेट, हाउ सोसाइटी इवॉल्व। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स रिवॉल्यूशनाइज द इंडस्ट्रीज, इकोनॉमीज, डेली लाइफ। ठीक, नेक्स्ट पे चला। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट सोशल चेंज? सामाजिक परिवर्तन पर कैसे प्रभाव डालता है ग्लोबलाइजेशन? बताइए। कम्युनिटीज को आइसोलेट करके, होमोजेनाइजेशन ऑफ ग्लोबल कल्चर, संस्कृतियों के समानीकरण के माध्यम से। देखा, इसको भी पढ़ लीजिएगा एक बार भी। मैं तो कह रहा हूं सारे ऑप्शन पढ़िएगा। ठीक है। बाय डिक्रीजिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज थ्रू प्रमोटिंग लोकल ट्रेडिशन एंड लैंग्वेजेस। ये है क्वेश्चन नंबर 25। होमोजेनाइजेशन का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब कि ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेट कर रहा है इन द स्प्रेड ऑफ आइडियाज, इन द स्प्रेड ऑफ वैल्यूज। ठीक, प्रैक्टिस कर रहा है अक्रॉस बॉर्डर्स, लीडिंग टू इंक्रीज्ड कल्चरल एक्सचेंजेस, ब्लेंडिंग या एसिमिलेशन ऑफ कल्चर। तो एक मोर यूनिफॉर्म ग्लोबल कल्चर बन रही है जिससे कि लोकल ट्रेडिशन, लोकल लैंग्वेज, आइडेंटिटीज अछूते नहीं है, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है। स्थानीय परंपराएं, स्थानीय भाषाएं, स्थानीय पहचान भी प्रभावित हो रही हैं। आंसर बेटे बी और सी में जब हमको चुनना होगा, बी विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज इंपैक्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स ऑन सोशल चेंज? सामाजिक आंदोलनों का सामाजिक परिवर्तन पर क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है? ठीक, सामाजिक आंदोलनों का दे टेंड टू मेंटेन द स्टेटस को, स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति। प्राइमरीली फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, तकनीकी नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कैटेलाइज सिग्निफिकेंट सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशंस। जी, क्या होगा सही उत्तर? दे इम्पैक्ट देयर इम्पैक्ट इज लिमिटेड टू कल्चरल एस्पेक्ट्स ओनली। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से बेटे आंसर बताइए, बी और सी में से। सामाजिक परिवर्तनों को गति प्रदान करते हैं, कर सकते हैं, लिखा है, तो ये सही होगा, सी। हाउ डू डेमोग्राफिक चेंजेस इन्फ्लुएंस सोशल चेंज? जनसांख्यिकीय परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन को कैसे प्रभावित करते हैं? बाय ऑल्टरिंग पॉलिटिकल अलायंसेस, थ्रू चेंजेस इन पॉलिटिकल साइज एंड कंपोजिशन, बाय इन्फ्लुएंसिंग फैशन एंड लाइफस्टाइल ट्रेंड्स, या थ्रू द प्रमोशन ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन्स। ध्यान रखना उसने कहा है हाउ डू डेमोग्राफिक चेंजेस इन्फ्लुएंस सोशल चेंज। डेमोग्राफिक चेंजेस क्या होते हैं? डेमोग्राफिक चेंजेस जी, एक जगह, अब देखो, अब इसको समझो जरा, आप लोग सब इसका गलत कर रहे हो। जनसांख्यिकीय परिवर्तन का मतलब है, अभी देखो, जब से शहरीकरण हुआ है, शहरीकरण का इफेक्ट क्या पड़ा है बेटे? कि लोग शहरों में आ रहे हैं, काम करने के लिए आ रहे हैं और बड़े शहरों में आ रहे हैं। शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है, शहरों का जनसंख्या घनत्व तो बढ़ रहा है, गांव का उल्टा कम हो रहा है। तो डेमोग्राफिक चेंजेस लाइक शिफ्ट इन पॉपुलेशन साइज, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एथनिक कंपोजिशन,
ये सिग्निफिकेंटली ये चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं सोशल चेंज को, सामाजिक परिवर्तन को। ये परिवर्तन है जो लेबर मार्केट को, इकोनॉमिक डिमांड को, सोशल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट को, कल्चरल डायनामिक्स को चेंज करते हैं। पॉलिसीज में, सोशल स्ट्रक्चर्स में, नॉर्म्स में चेंज लाते हैं। समझ में आई चीज? करेक्ट आंसर इज बी। सी पर नहीं जाएंगे बेटे, नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे हैं उन फैक्टर्स की जिनसे नीतियां, सामाजिक संरचनाएं और मानदंडों में समायोजन होता है। चले नेक्स्ट पर आइए। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन फैसिलिटेटिंग सोशल चेंज? सामाजिक परिवर्तन की सुविधा में शिक्षा की क्या भूमिका है? टू रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्कीज, to promote critical thinking and innovation, to limit access to information, to focus solely on vocational skills। एजुकेशन का सोशल चेंज में रोल बताइए। शिक्षा का क्या योगदान है सामाजिक परिवर्तन में? क्वेश्चन नंबर है ये 28। अच्छा ठीक है, आंसर कर चुका है। टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन। Education plays very crucial role in facilitating social change by promoting critical thinking, innovation, ability to question, challenge existing norms and structures। ये empower करता है individuals को with knowledge, skills, values which are very necessary for active participation। ठीक, next पे चलें। How do environmental changes drive social change? सामाजिक परिवर्तन को कैसे चलाते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस? बाय इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थ्रू द क्रिएशन ऑफ न्यू सोशल नॉर्म्स एंड लाइफस्टाइल। एनवायरमेंटल फंक्शंस का पूछ रहा है, राइट। प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये नहीं होगा बेटा, बी आंसर होगा। समझिए जरा बात को। एनवायरमेंटल चेंजेस जिसमें क्लाइमेट चेंज शामिल है, नेचुरल डिजास्टर शामिल है, रिसोर्स डिप्लीशन शामिल है। ठीक है। दे ड्राइव सोशल चेंज बाय मेकिंग इट नेसेसरी क्रिएशन ऑफ न्यू सोशल नॉर्म्स, न्यू लाइफस्टाइल, न्यू अडेप्टिव बिहेवियर्स। अब ये जो चीजें हैं ये लीड करती है टू सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट पर आओ। हाउ डज कास्ट सिस्टम एक्ट एज ए कंस्ट्रेंट इन सोशल चेंज? सामाजिक परिवर्तन में जाति व्यवस्था किस प्रकार बाधा के रूप में कार्य करती है? सामाजिक परिवर्तन में जाति व्यवस्था बाय प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड सोशल मोबिलिटी, समानता और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देकर, थ्रू रीइंफोर्सिंग ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशनल रोल्स, पारंपरिक व्यावसायिक भूमिकाओं को मजबूत करके, बाय एनकरेजिंग इंटरकास्ट मैरिजेस, थ्रू प्रमोशन ऑफ मैरिट बेस्ड सिस्टम्स। बताइए, इंपॉर्टेंट है ये सारे सवाल। एक रुकावट के रूप में, कंस्ट्रेंट का मतलब है रुकावट के रूप में, बाधा के रूप में। ठीक। इक्वालिटी एंड सोशल मोबिलिटी, इनकरेजिंग इंटरकास्ट मैरिज, बी आंसर हो जाएगा। इन व्हाट वे डज एथनिसिटी कंट्रीब्यूट टू कंस्ट्रेंट इन सोशल चेंज इन इंडिया? एथनिसिटी समझते हो? जातीयता किस प्रकार योगदान देती है हमारी एथनिसिटी सामाजिक परिवर्तन में बाधा के रूप में? एनहांसिंग कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, फॉस्टरिंग यूनिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी, क्रिएटिंग डिविजन्स एंड फॉस्टरिंग कम्युनल टेंशंस, सिंगल नेशनल लैंग्वेज, by creating divisions and forming fostering communal tensions। ethnic diversity in India enrich तो करती है, ठीक है, लेकिन it can also contribute as a constraint या एक बाधक के रूप में सामाजिक परिवर्तन में। डिविजन्स क्रिएट करती है, ठीक है, कम्युनल टेंशन क्रिएट करती है, ठीक। इंक्लूजन की बजाय एक्सक्लूजन की प्रैक्टिस करती है। कंपटीशन फॉर रिसोर्सेस, कंपटीशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट, जिससे कि जो कोहेसिव डेवलपमेंट है समाज का, सोशल पॉलिसीज का, ठीक, और जो प्रोग्रेस है टुवर्ड्स यूनिटी एंड सोशल हार्मनी, उसको रोकती है। बेटे समझ में आई चीज? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हाउ डज द क्लास स्ट्रक्चर इंपैक्ट सोशल चेंज?
वर्ग संरचना, क्लास, कास्ट नहीं, सवाल पर आ जाओ। हाउ डज क्लास स्ट्रक्चर इंपैक्ट सोशल चेंज इन इंडिया? बाय इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके, ठीक है जी। थ्रू प्रमोटिंग मेरिटोक्रेसी एंड टैलेंट, बाय परपेचुएटिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड सोशल डिवीजन, हिंदी में पढ़ो, आर्थिक विषमताओं और सामाजिक विभाजनों को बनाए रखकर, थ्रू अबोलिशन ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशनल रोल्स। सी आंसर हो जाएगा बेटा। क्या मतलब हुआ परपेचुएटिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज? देखो क्लास स्ट्रक्चर जो है ना इंडिया में, ये सोशल चेंज को इंपैक्ट करता है, क्योंकि जो क्लास स्ट्रक्चर है उसका आधार ही है बेटा आर्थिक, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और सोशल डिवीजन ही उसका आधार है। आप देखते नहीं हो, नाम क्या है, लोअर इनकम ग्रुप, LIG, MIG, मिडिल इनकम ग्रुप, फिर HIG, फिर सुपर HIG, एलिट। तो रिजिड क्लास हायरार्की है। और यही क्लास हायरार्की जब हम कहते हैं कि अमीर आदमी और अमीर हो रहा है, उसका कारण यही हायरार्की है, यही पदानुक्रम है कि ये जिसके पास आज रिसोर्सेज ज्यादा हैं उसके पास कल कम होंगे या और ज्यादा होंगे? बताओ जरा मुझे। और ज्यादा होंगे ना, तो बेटे ये जितने भी रिसोर्सेस, अपॉर्चुनिटीज के भी उसके पास ज्यादा अवसर होंगे, सोशल मोबिलिटी के भी ज्यादा होंगे, ठीक है। साइकिल ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक। इससे क्या होगा? इससे कॉम्प्रिहेंसिव सोशल प्रोग्रेस और ज्यादा कम होगी, ठीक है, ज्यादा होंगे, है कि नहीं? राइट। ऐसे समझिए, ऐसे सवालों को व्हाट इंपैक्ट डज लैंग्वेज डाइवर्सिटी हैव ऑन सोशल चेंज इन इंडिया? भारत में सामाजिक परिवर्तन पर भाषाई विविधता का क्या प्रभाव पड़ता है? भाषाई विविधता, ठीक है जी। इट एनहांसेस नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी, राष्ट्रीय एकीकरण और एकता को बढ़ाता है। इट क्रिएट्स बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड गवर्नेंस, संचार और शासन में बाधाएं। अच्छा आंसर नहीं है, तुम अभी इसके चारों ऑप्शन पढ़ो। इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सिंगल नेशनल लैंग्वेज, इट प्रमोट्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। बताइए क्या उत्तर होगा, बताओ। भाषाई से क्या होगा बेटा? कम्युनिकेशन या गवर्नेंस में दिक्कत? बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर होगा। लैंग्वेज डाइवर्सिटी इनरिच कल्चरल डायनामिक्स, लेकिन ये बैरियर्स भी क्रिएट करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में और गवर्नेंस में। इसीलिए आपने देखा है क्यों मांगते हैं स्टेट सर्विसेज में, क्यों मांगते हैं कि 10वीं तक वही भाषा पढ़ी हुई होनी चाहिए, या 7वीं या 8वीं तक कम से कम। उड़ीसा की नौकरी है तो उड़िया भाषा होनी चाहिए, वेस्ट बंगाल की नौकरी है, त्रिपुरा की नौकरी है तो क्यों, इवन त्रिपुरा में तो आपका यूनिवर्सिटी में भी एक बार ये नोटिफिकेशन निकली कि भाई आपको बंगाली होना कंपलसरी है 10वीं तक यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। एक नेहरू यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, वहां की भर्ती निकली लास्ट 2019 में, और वो 10वीं तक मांग रहे हैं कि बंगाली आपके पास होनी चाहिए। समझ रहे बेटे, ठीक है। सेम इज द केस विद आसाम। भाई हम यूपी में हैं या हम दिल्ली में हैं, चलिए केंद्र शासित प्रदेश में तो कैसी भी बाधा ही नहीं है। तो जो मल्टीप्लिसिटी है लैंग्वेज की, इट लीड टू चैलेंजेस इन क्रिएटिंग यूनिफाइड नेशनल पॉलिसीज, जिसमें इंफॉर्मेशन डेसिमेशन शामिल है अक्रॉस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, डाइवर्स लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, राइट, सोशल चेंज प्रोसेसेस। ठीक है बेटे, क्लियर है। आइए नेक्स्ट पर, हाउ डज रीजनलिज्म इफेक्ट सोशल चेंज इन इंडिया? क्षेत्रवाद भारत में सामाजिक परिवर्तन को कैसे प्रभावित करता है? अब हम क्षेत्रवाद पर आ गए। कल्चरल एक्सचेंज को तो प्रमोट नहीं करता भाई। डेवलपमेंट ऑफ लोकलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्रिएटिंग डिविजन्स बेस्ड ऑन ज्योग्राफिक आइडेंटिटीज, इनकरेजिंग यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्टैंडर्ड। यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्टैंडर्ड को कैसे करेगा ये? डिविजन्स बेस्ड ऑन ज्योग्राफिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर, व्हाट इज द रोल ऑफ रिलीजन इन कंस्ट्रेटिंग एंड फैसिलिटेटिंग सोशल चेंज? रिलीजन का रोल रोकने में, रिलीजन का रोल फैसिलिटेट करने में भी। ठीक है, देखिए भाषा विविधता जो है ना, वो
संचार और शासन में प्रभावी बाधाएं पैदा, विविधता नहीं, भाषा, ठीक है, संचार और शासन में प्रभावी बाधाएं पैदा कर सकती है। ठीक, ये मैं कहना चाह रहा हूं और यही सवाल कहना चाह रहा है। यूनिफॉर्मली फैसिलिटेट, बैरियर, हमेशा बैरियर नहीं होगा, हमेशा फैसिलिटेट नहीं करेगा। इट कैन ईदर कंस्ट्रेन और फैसिलिटेट सोशल डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। की चैलेंजेस क्या है, की चैलेंजेस क्या है जो शेड्यूल कास्ट फेस करते हैं इन असेसिंग क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन आपके सिलेबस में सबसे लास्ट में जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनकी एजुकेशन के बारे में सवाल कोई ना कोई आता ही आता है, या तो किसी संविधान के अनुच्छेद से आता है बेटे, या इस तरीके के सवाल आता है 60 नंबर में, 38 नंबर में, और किसी भी एग्जाम में। हाई लेवल्स ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ओवर रिप्रेजेंटेशन इन हायर एजुकेशन, एक्सेस टू न्यूमरस एजुकेशनल रिसोर्सेस। शेड्यूल कास्ट को दिक्कत यह है कि उनका सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये प्रॉब्लम है बेटा, किसी भी मार्जिनलाइज ग्रुप की ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, डन है। व्हाट आर प्राइमरी ऑब्स्टिकल्स इन एजुकेशन फॉर वुमेन इन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। आर्थिक रूप से वंचित वर्गों में महिलाओं की शिक्षा। हायर एनरोलमेंट रेट्स है हायर एजुकेशन में, बताइए। सोसाइटल एटीट्यूड एंड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। एक्सेसिव गवर्नमेंट सपोर्ट एंड फंडिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूमरस एजुकेशनल रिसोर्सेस। समस्या है ऑप्शन नंबर बी। हाउ डज द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए ध्यान से, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंपैक्ट एजुकेशन ऑफ दिव्यांगजन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन रूरल एरियाज। It improves quality of education. It enhances access to digital learning platform. It limits their access to education and specialized facilities. It ensures personalized learning experience for Divyangjan. It limits their access to education. It limits their access to education. ठीक है। What strategies can be implemented to improve education access to scheduled tribes in remote areas? भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए कौन सी रणनीतियां लागू की जाएंगी? कौन सी रणनीतियां बताइए? रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्कूल्स, इंप्लीमेंटिंग मोबाइल स्कूल्स एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन अर्बन एजुकेशन डेवलपमेंट, लिमिटिंग एजुकेशन टू ट्रेडिशनल ट्राइबल नॉलेज, इंप्लीमेंटिंग दूर दराज के क्षेत्र, मोबाइल स्कूल्स एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। क्लियर? नेक्स्ट पर आ जाओ। व्हाट मेजर्स कैन एनहांस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया? ग्रामीण आबादी के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए सेंट्रलाइजिंग ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एनहांसिंग टीचर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, reducing the diversity of subjects offered and limiting access to digital learning resources. Limiting access तो नहीं होगा, सीमित करने से कैसे हो जाएगा? Enhancing teacher training and infrastructure in rural areas, ये फिर भी मदद कर सकता है बेटे। आ जाइए नेक्स्ट पर आ जाइए। अब हम कुछ सवाल करेंगे बेटा अनुच्छेद से संबंधित, ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलो। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पर्शता के उन्मूलन, बताइए। अनटचेबिलिटी पहले भी आपने किया है, आर्टिकल 17 का इसमें नाम आता है श्रीमान जी। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एक्सप्लिसिटली मेक्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी ए पनिशेबल ऑफेंस। की प्रोविजन to ensure equality by prohibiting discrimination on the grounds of religion, race, caste, gender, place of birth. Next पर आ जाओ। Which constitutional provision mandate reservation of scheduled caste, scheduled tribe in Indian Parliament? ध्यान रखना, इंडियन पार्लियामेंट में रिजर्वेशन, ठीक है। कौन सा आर्टिकल होगा बताओ? आर्टिकल 330, 243 डी, 15(4) या आर्टिकल 40? रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट,
देखिए, एज पर माई नॉलेज आर्टिकल 330 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribe in the House of People, जिसको हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 330 जो है, इट इज डिजाइन टू इंश्योर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेशन प्रोसेस। जो कमिटमेंट है हमारा, और ये कमिटमेंट हमारा जुड़ा हुआ है, ये कमिटमेंट है हमारा सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के प्रति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अनिवार्यता करता है। जो हमारी विधायिका है, जो विधायी प्रक्रिया है, उसमें उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ही डिजाइन किया गया इसको। हमारे संविधान की जो प्रतिबद्धता है सामाजिक न्याय को लेकर के और समानता को लेकर के। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस मेंशनिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब बताओ जो पहले बता रहे थे, अब है वो सवाल। तो ये बेटे आर्टिकल 46 अब है। ठीक है, सवाल को पूरा पढ़ना है। आर्टिकल 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शंस स्पेशली SCs एंड STs, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। और ये जो 46 है, ये हमारा पार्ट है DPSP का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जो गाइड करते हैं गवर्नमेंट को इन मेकिंग पॉलिसीज टू इंश्योर सोशल जस्टिस एंड प्रमोट वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ and discrimination on the ground of religion, race, caste, gender, place of birth। बताइए कौन सा आर्टिकल? 14, 15, 16, 17। जाहिर सी बात है समानता के ये सारे। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 14, 15, 16, 17। कौन सा संवैधानिक प्रावधान कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। इस किसी भी आधार पर स्टेट नहीं करेगा डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मैं इसका आंसर अभी नहीं दूंगा। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल इज द प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। आसान है, शिक्षा से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल होगा हमारा? सवाल पढ़ लें, 6 से 14 साल, आर्टिकल 21A। बेटा पिछले सवाल में देखो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के डिफरेंस को पढ़ना। डिफरेंस को पढ़ना। ठीक है बच्चों, इस पर आ जाओ। ये भी हो गया। चलो एक और क्वेश्चन है। डील्स विद प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस। 46, 330, 335 और 15, 4। 46 होगा इसमें, ये हम पहले भी कर चुके हैं। राइट, नेक्स्ट पर आ जाओ। हाँ, अमेंडमेंट पे सवाल है, जरूर देखो एक बार। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन जनरल कैटेगरी। किस संविधान संशोधन ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था पेश की, जिसको हम EWS कहते हैं? कब आया था ये भी बताओ। देखो 73 बहुत पुराना, ये बहुत पुराना, ये बहुत पुराना। आंसर होगा बेटा 103वां संशोधन। ठीक, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, जो जनरल कैटेगरी के हैं। ठीक है, 2019 में
अरे तुम में से कईयों का नेट भी ईडब्ल्यूएस में हुआ होगा या अप्लाई करने का मन किया होगा एक दो बार। रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, जनरल कैटेगरी के। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? 49 सवाल थे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एज वेल एज SC ST? आर्टिकल 15, 16, 46 और 330 जी। अगेन आर्टिकल 15 स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट। एक और सवाल ले लेते हैं, ये भी किया हुआ आपने, आर्टिकल 46 के ऊपर है। हाँ, एक ये लेना है और एक ये वाला है बेटा। ठीक, इस पर आ जाओ। विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? अब देखो, बात करी गई है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की। इससे पहला वाला जो था, इट डायरेक्ट स्टेट टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक, ये 46 का आ गया। ठीक है, हाँ, इसका जवाब दीजिए 51 का। ये हमारा आज का आखिरी सवाल होगा बेटे। सवाल समझ में आया? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना? ये है बेटे आर्टिकल 338। एक और सवाल है शायद, हाँ, ये आखिरी सवाल है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्टिकल 244, 275, 330 या 350 बी। वो बात कर रहा है कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 52। वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज हैं, त्रिपुरा के कुछ एरियाज हैं। आर्टिकल 244 एक बार पढ़ना बेटे। ठीक है, इसी के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।